नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। यूपी के चुनाव में 6 महीने बाकी हैं, लेकिन एक दूसरे के वोटों को कन्नी से काटने के लिए इस हफ्ते उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक पतंग बहुत तेजी से उड़ रही है, जिसके मांझे में धर्म के नाम पर वोट के लिए उबाल लाने वाली तेजी है। वो पतंग जिसकी चरखी में मुस्लिमों का हितैषी खुद को घोषित करने के दावों की लंबी सदी लिपटी हुई है। ये पतंग AIMIM की है और ये सियासत है ओवैसी वाली। एक मुस्लिम बाहुबली परिवार से हाथ मिलाकर दूसरे मुस्लिम बाहुबली को न्योता देकर और अपने भड़काऊ बयानों के कारण मुकदमा सिर पर लेकर यूपी से असदुद्दीन ओवैसी अभी 3 दिन का दौरा करके लौटे हैं। तो ओवैसी वाली ये सियासत यूपी में किस मोड़ पर वोटों को ले जाएगी? वोट करेंगे, वोट कटेंगे, वोट कटेंगे या वोट बटेंगे, या फिर ओवैसी की राजनीति का हश्र बंगाल वाला होगा? अगले 1 घंटे विस्तृत विश्लेषण होगा। शुरुआत ओवैसी की यूपी पॉलिटिक्स वाली पतंग की उड़ान से। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उस वोट बैंक नहीं बल्कि ताकत के तौर पर मुसलमानों के हक के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मोदी के 300 है, मगर जब एक तुम्हारा भाई टोपी और साड़ी के साथ खड़ा हो जाता है तो 300 में दर्द शुरू हो जाता है। असदुद्दीन ओवैसी आया है तो वोट काट देगा मुसलमानों के, कहते हैं ना। बाबा को बोलेंगे ओवरब्रिज तो बाबा बोलेंगे नाम बदल दो। अयोध्या भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हम जब कश्मीर गए तो अयोध्या नहीं जाएंगे। मैं तुम्हारी थालियों का मोहताज न कभी खा न कभी रहूंगा। मैं किसी का मोहताज हूं तो अल्लाह का मोहताज हूं। मरना पसंद करूंगा मगर अपनी सच का सौदा नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में हर 10 में से 2 वोट वाली ताकत रखने वाले मुस्लिम मतदाताओं के बीच उत्तर प्रदेश के 105 सीटों में हर 100 में 25 वोट की ताकत रखने वाले मुस्लिम आबादी के बीच उत्तर प्रदेश का चुनावी पारा चढ़ने से पहले गुजरते मानसून के बीच हवा में जितनी नमी है, राजनीति माहौल में उतनी गर्मी बढ़ रही है। बारिश में पतंग नहीं उड़ती, लेकिन यूपी में चुनावी बयार बहना चूंकि शुरू हो चुकी है तो चर्चा एक पतंग की उड़ान को लेकर है कि वो कितना ऊपर जाएगी या सिर्फ दूसरों की पतंग काटकर लौट जाएगी। पतंग जिसकी डोर असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में है। उत्तर प्रदेश में मंच पर ओवैसी जब बोलना शुरू करते हैं, सामने भीड़ में नौजवान हाथ में मोबाइल लेकर ओवैसी की बातों को लाइव करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। मेरे नौजवानों, रिकॉर्ड करना, इसको व्हाट्सएप पे डालोगे ना, फसाद बुक पे डालोगे। फेसबुक नहीं है, फसाद बुक है। ट्विटर पे डालोगे, इंस्टाग्राम पे, सब पे डालना ये बात। ओवैसी के सवालात। वोट के नाम पर ओवैसी उत्तर प्रदेश में वायरल हो जाना चाहते हैं। ये भरोसा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच में दिखाकर कि उनकी मजलिस आ गई तो डर काहे का। बचपन में बच्चों को सुनाया जाता था, हमने किताबों में पढ़ा कि सो जाओ बेटा वरना शेर आएगा, शेर आएगा। और हम बच्चे डरते थे, अम्मा अपने पलों में लपटाती कि बेटा सो जा। अब उल्टा हो चुका है, माए कह रही कि बेटा आराम से सो जाओ, मजलिस आ गई, मजलिस आ गई। ओवैसी कहीं जाएं और विवाद की बात न आए, ये संभव नहीं। इसी हफ्ते 3 दिन लगातार अयोध्या से सुल्तानपुर और फिर बाराबंकी में चुनावी दौरा सभा करके लौटे ओवैसी यूपी से अपने ऊपर 2 FIR लेकर आए हैं। एक FIR भड़काऊ भाषण देकर समाज का माहौल बिगाड़ने पर, दूसरी FIR राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर। ओवैसी पर FIR क्यों हुई, उस बयान तक चलने के लिए जरूरी है कि ओवैसी की रैली में भाषण की स्टाइल को समझा जाए, क्योंकि ओवैसी की 3 रैलियों के 3 भाषण को सुनने के बाद एक फ्लो चार्ट ओवैसी के भाषण देने की स्टाइल में नजर आता है, जिसमें सबसे पहले मुस्लिम आबादी को टारगेट करके बताया जाता है कि आपकी अनदेखी हुई है। फिर ओवैसी मुस्लिम आबादी को यह एहसास कराते हैं
कि अब तक जिन पर वो भरोसा करते आए, वोट दिया, उनसे मुस्लिमों को धोखा मिला। फिर ओवैसी अपने भाषण में इस बात पर जोर देते हैं कि मैं तुम्हारा वोट काटने वाला नहीं हूँ। इसके बाद ओवैसी के भाषण के फ्लो चार्ट में बीजेपी और संघ निशाने पर आता है। फिर ओवैसी के भाषण में करंट तेज होने लगता है, आवाज बढ़ने लगती है। AIMIM के प्रमुख मुस्लिम मतदाताओं को उनकी ताकत याद दिलाना शुरू करते हैं। फिर किसी संवेदनशील मुद्दे पर धर्म के हिसाब से नब्ज दबाकर भड़काऊ बयान देने के आरोपी बन जाते हैं। सियासत ओवैसी वाली के इस फ्लो चार्ट को अब बयानों के रूप में देखिए। अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी की सियासी लीडरशिप नहीं है, किसी की सियासी आवाज नहीं है, किसी के आवाज की अहमियत नहीं है, किसी के आंसुओं की अहमियत नहीं है, अगर कोई यतीमी और लाचारी के माहौल और मायूस हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, किसी को उनका हिस्सा नहीं मिला, तो मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं जिनको अभी तक उनका हिस्सा नहीं मिला। सामने भीड़ में खड़े मुस्लिम वोटर को अहमियत न मिलने का भरोसा देने की कोशिश के बाद ओवैसी का अगला बयान होता है। यूपी में 20% की ताकत वाले मुस्लिमों के वोट को अब तक पाने वाले दलों पर निशाना साधते हुए। कभी आपने कांग्रेस को वोट किया, उनको नेता बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, कभी आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया, कभी आपने BSP को वोट दिया, उनका मुख्यमंत्री बनाया, आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उनका मुख्यमंत्री बनाया, मगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आपका पूरे उत्तर प्रदेश में आपका कौन है नेता। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी अपनी हर सभा में आवाज को तेज करते धीरे धीरे इस बात का एहसास जनता के बीच पैदा करने लगते हैं कि तुम अपनी ताकत पहचानो। अपने दिलों में इनकलाब पैदा करो, अपने दिलों में तब्दीली पैदा करो। अगर जिंदा हो तो जिंदा कौम की मिसाल बनो, अगर जिंदा हो तो हरकत करो। फिर थोड़ी देर में वो वक्त आता है जब धर्म के नाम पर विवादों की जमीन पर ओवैसी अपना पैर रख देते हैं। 6 दिसंबर को हमने भी देखा, सारी दुनिया ने भी देखा क्या हुआ। आज उसका जिक्र करने से डरते हैं सेकुलर पार्टी के लोग, जिक्र करने से डरते हैं, डरा डरा कर वोट हासिल करते हैं। अरे याद रखो, वो कौम जो नवासे रसूल को जन्नत का शहजादा मानती है, क्या वो कौम डरेगी इन लोगों से? क्या तुम डरोगे इन लोगों से? इंसान से नहीं डरना, सिर्फ रब्बे कायनात से डरने का हुक्म सिखाया गया। इस तरह ओवैसी उस मुस्लिम वोट बैंक को भावनाओं के उबाल में छान लेना चाहते हैं, जिसके वोटिंग पैटर्न में सबसे ऊपर अब तक समाजवादी पार्टी 50 से 60% वोट लेकर रहती है। फिर BSP 15 से 20% वोट पाती है और फिर कांग्रेस 5 से 10% तक हिस्सेदार बनती है। तो क्या इसीलिए अब समाजवादी पार्टी, BSP और कांग्रेस की तिकड़ी में बटे मुस्लिमों के वोटों पर उत्तर प्रदेश में एक मुश्त दावेदारी करने पहुंचे ओवैसी 6 दिसंबर 1992 के बाद दूसरी मस्जिद का जिक्र कर भड़काने के आरोपी बनते हैं। क्या हुआ था बाराबंकी में इसी साल 17 मई को बाराबंकी में 100 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था ना। मई 17 को योगी सरकार ने नरेंद्र मोदी की तारीफ से बाराबंकी की मस्जिद को शहीद किया। उसको मैं कहता हूं अंग्रेजी में पॉलिटिकल डेमोलिशन था। जिस धार्मिक स्थल को गिराने की बात ओवैसी बाराबंकी में करते हैं, दावा है कि वो अवैध तरीके से बनी होने के कारण कानूनी रूप से गिराई गई। इसीलिए ओवैसी पर भड़काने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का केस दर्ज हुआ। सवाल उठता है कि ओवैसी का उत्तर प्रदेश में आगे मकसद क्या है? क्या यूपी में ओवैसी वाकई संजीदा होकर चुनाव लड़ने और जीतने आए हैं? क्या ओवैसी पर वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के आरोप सच्चे हैं? क्या बंगाल में चुनाव हारे ओवैसी बिहार जैसी सफलता यूपी में हासिल कर पाएंगे? या फिर हर राज्य में जाकर ओवैसी का मकसद खुद को देश में बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर स्थापित करना है? यही जवाब आगे आपको बताएंगे कि आखिर सियासत ओवैसी वाली उत्तर प्रदेश में है क्या।
माए कह रही कि बेटा आराम से सो जा, मजलिस आ गई, मजलिस आ गई। बाराबंकी और अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ आज तक। रिसर्च बताती है कि भड़काऊ भाषण देने वाली राजनीति एक सामान्य शिष्टाचार वाली सियासत के मुकाबले जीत की 3 गुना गारंटी होती है। तो क्या इसका फायदा असदुद्दीन ओवैसी भी पाएंगे? जो अयोध्या जाते हैं तो नाम अयोध्या ना लेकर फैजाबाद ही बोलते हैं। जो मुस्लिम नौजवानों के बीच भाषण देते हैं तो माहौल में एक सरगर्मी आ जाती है। सभा में ओवैसी के भाषण मोबाइल में कैद करते मुसलमान नौजवान दिखते हैं। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद ओवैसी की पार्टी ने अपना पहला चुनावी अभियान यूपी में अयोध्या से ही शुरू किया था। तब नाम फैजाबाद था। अब दोबारा जब यूपी का प्लान लेकर ओवैसी आते हैं तो फिर अयोध्या ही चुनते हैं। आखिर यूपी का प्लान क्या है ओवैसी का? बाबा को बोलेंगे ओवरब्रिज तो बाबा बोलेंगे नाम बदल दो। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ओवैसी की जबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो बड़े कड़वे होते हैं। अखिलेश भी नहीं बोल सकते, ना कांग्रेस ना बसपा के लोग बोल सकते हैं। वो सिर्फ आपको बोलेंगे वोट डालो हमको। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सबको चुनौती देते असदुद्दीन ओवैसी पहली बार यूपी के मैदान में नहीं उतर रहे। 2017 के चुनाव में यूपी की 38 सीट पर ओवैसी की पार्टी ने उम्मीदवार उतारे थे और तब AIMIM के 38 कैंडिडेट मिलकर यूपी के 14 करोड़ मतदाताओं के बीच कुल 2 लाख वोट जुटा पाए थे। और अब 4 साल बाद उत्तर प्रदेश में क्या किसी भी तरह की कोई हलचल ओवैसी पैदा कर पाएंगे? उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराया जाए। हमारा कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि उत्तर प्रदेश से हम MIM के विधायक बने। हमारी कोशिश होगी कि अतीक साहब और भाभी और जो भी उनके परिवार लड़ना चाहेगा वो विधायक बनकर जाकर उत्तर प्रदेश में जोर से नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाए। तो ये हमारी कोशिश होगी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसमें बुरी बात क्या है? इसमें तकलीफ क्यों नहीं? क्या बात है? अरे भाई, हमने कहा कि 100 सीट पर तैयारी हो रही है, तो हमने कहा कि 100 से बढ़ेंगी भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर अकेले अब तक किसी को सत्ता दिलाते नजर नहीं आए। पश्चिमी यूपी, पूर्वी यूपी और सेंट्रल यूपी में करीब 105 सीट जरूर ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर सकते हैं। आगे सियासत ओवैसी वाली को आप यूपी के नजरिए से समझ सके, इसलिए अब जानना जरूरी हो जाता है क्या मुस्लिम मतदाता किसी खास रणनीति के तहत अपनी वोटिंग स्टाइल रखते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम चुनावी नतीजों, चुनावी प्रक्रिया पर बारीक नजर रखने वाली संस्था CSDS के सह निदेशक संजय कुमार के पास पहुंचे। इस ट्रेंड हमें मुस्लिम मतदाताओं के बीच में भी देखने को मिलता है। अगर यूपी की बात करें तो पिछले कई चुनाव में 50 से 60% मुस्लिम वोटरों ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिया। बिहार में RJD की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में, और ये संख्या तकरीबन 70-75% रहा है, 70 से 75% मुस्लिम वोटरों ने RJD के लिए वोट किया है। तो एक गोलबंद होकर वोट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगहों पर जहां उन्हें लगता है उनकी पसंदीदा पार्टी का उम्मीदवार जीतने की स्थिति में नहीं है, तो तब वैसी स्थिति में वो किसी दूसरी पार्टी को भी वोट कर सकते हैं। यही वजह है कि 70-75% मुस्लिम मतदाता गोलबंद होते हैं एक पार्टी के पक्ष में। तो क्या इसी कारण 20% मुस्लिम मतों के एक बड़े हिस्से को सीधे अपनी तरफ साधने के लिए ओवैसी अपने उत्तर प्रदेश दौरे की शुरुआत उसी अयोध्या से करते हैं, जहां से देश में एक बड़े राजनीतिक बंटवारे की शुरुआत हुई, जिसका नाम फैजाबाद से अब बदलकर अयोध्या हुआ है। अयोध्या भी भारत में है, फैजाबाद भी भारत में है और ओवैसी भी भारत में है। चुनावी रैलियों के पोस्टर में अयोध्या की जगह फैजाबाद ही लिखकर सभा कर रहे ओवैसी यूपी में 2 मोर्चे पर फोकस पहले करते हैं। पहली रणनीति रहती है नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ के विरोध में खुद को दूसरे विपक्षियों के मुकाबले ज्यादा मजबूत दिखाना। दूसरी रणनीति रहती है अखिलेश मायावती कांग्रेस को मुस्लिम मतों का इस्तेमाल करके धोखा देने वाला बताना। आकर ये कहेगा सेकुलर पार्टी का, अरे ओवैसी के तो 2 MP है, क्या खाड़ लेगा। अरे भारत की पार्लियामेंट देखती है
कसरुद्दीन ओवैसी के साथ इम्तियाज जलील है, दूसरी तरफ मोदी के 300 है, मगर जब एक तुम्हारा भाई टोपी और दाढ़ी के साथ खड़ा हो जाता है तो 300 में दर्द शुरू हो जाता है कि वो क्या बन रहा है। समाजवादी तो यादवों की पार्टी है, अखिलेश यादवों का हमारा नेता है, मगर रुदौली से यादव नहीं है, रुजदी मिया है, इसलिए हम बीजेपी के यादव को वोट देंगे। ये हकीकत है ना, ये सच कह रहा हूं ना मैं? क्या मैं सच कह रहा हूं? क्या मैं झूठ कह रहा हूं? तो फिर आप 22 के चुनाव में क्या करेंगे? फिर आप किसको वोट देंगे? आप किसको वोट देंगे? आप लेकिन क्या इस रणनीति से खुद को मुस्लिमों का बड़ा हितैषी दिखाकर उत्तर प्रदेश में करीब 1.25 करोड़ मुस्लिम मतदाताओं का अच्छा खासा वोट शेयर ओवैसी पा सकते हैं? ओवैसी कम से कम उन्होंने ऐलान किया है कि 100-105 सीटों में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। उन कंस्टिट्यूएंसी में जो दूसरी पार्टियां हैं, चूंकि ऐसी कंस्टिट्यूएंसी होंगी, हम ये मान सकते हैं वो ऐसी कंस्टिट्यूएंसी होंगी जहां मुस्लिम मतदाताओं की आबादी अधिक होगी, ऐसी कंस्टिट्यूएंसी में दूसरी पार्टियां भी शायद मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़े करेंगे। ऐसी स्थिति में मुस्लिम वोट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। कुछ कंस्टिट्यूएंसी शायद ओवैसी जीत जाएं अगर वो स्ट्रांग उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए, लेकिन मुस्लिम वोटरों के बंटवारा से बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट एक पार्टी की तरफ पड़ा, उससे बीजेपी को नुकसान होने की संभावना है। मतलब ओवैसी जितना बढ़ेंगे उतना भले उनका फायदा ना हो, लेकिन बीजेपी को लाभ पहुंचाने की बात कही जाती है। ये फायदा कैसे हो सकता है? इसके लिए हमने 2 बड़ी मुस्लिम बाहुल्य सीटों का नतीजा खंगाला। सहारनपुर में देवबंद की सीट पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़े तो 55,385 वोट पिछली बार पाए। बीएसपी को यहाँ पर 72,844 वोट मिले। मुस्लिम वोट ऐसा बटा कि बीजेपी 1,02,244 वोट पाकर मुस्लिम वर्चस्व वाली देवबंद सीट जीत जाती है। बिजनौर में नूरपुर की सीट का हाल देखिए। अखिलेश राहुल की पार्टी मिलकर यहाँ 66,436 मत पाते हैं। बीएसपी यहाँ पर 45,902 वोट पाती है और तब मुस्लिम वोट बंटने से मुस्लिमों के ही वोट से भाग्य तय होने वाली सीट जो कही गई, वहाँ बीजेपी 79,172 वोट लेकर जीत गई। एक्सपर्ट का मानना है कि भले ये बात सच हो कि अखिलेश यादव की पार्टी को सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट हासिल होते आए हैं, लेकिन ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में चौतरफा नहीं है, क्योंकि मुस्लिम वोटों का बड़ा धड़ा समाजवादी पार्टी के खाते में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी यूपी से आता है। तो क्या ऐसे में ओवैसी की सियासत की रणनीति यूपी में कुछ खास हो सकती है? इस बारे में उत्तर प्रदेश की जमीनी राजनीति पर नजर रखने वाले विश्लेषक रतन मणिलाल की बात सुनिए। जिस तरह से अभी ओवैसी ने भी स्पष्ट किया है कि वे सेंट्रल यूपी में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अयोध्या और उसके आसपास बरेली, बदायूं आदि जिलों में, तो मुझे लगता है ओवैसी कुछ नए क्षेत्र अपने लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन तो है, लेकिन उनके द्वारा टैक्टिकल वोटिंग के उदाहरण अभी तक नहीं आए हैं। ये ओवैसी की तरफ से एक नई स्ट्रेटजी मुझे लगता है देखने को मिलेगी, और अगर ऐसा होता है तो ये कुछ वे जिले हो सकते हैं जहां पर अभी तक सपा और कांग्रेस का वर्चस्व था, और उसे तोड़ने में ओवैसी अगर सफल होते हैं तो ये बाकी पार्टियों के लिए जरूर चिंता का विषय है। एक बात इस पूरी सियासत ओवैसी वाली में साफ अब तक मानी जा रही है, वो ये कि ओवैसी की पार्टी भले 1 सीट या 2 जीत जाए, लेकिन उससे ज्यादा सीटों पर वोटों के ध्रुवीकरण का बम्पर असर होगा। और तब भी क्या नतीजे 2017 जैसे ही होंगे, जब बिना एक भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे बीजेपी यूपी में 300 से ज्यादा सीट अपने हिस्से ले आती है और उन तमाम समीकरणों को ध्वस्त कर देती है कि यूपी में 100 से ज्यादा सीट पर जीत हार का फैसला मुस्लिम मतदाता करते हैं। बाराबंकी से समर्थ श्रीवास्तव के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ आज तक। सवाल अब यह है कि क्या यूपी का मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को अपना हमदर्द नेता कबूल करेगा? जहां कहा जाता है कि मुसलमान रणनीतिक रूप से हमेशा वोट देता आया है, ये देखते हुए कि उसका वोट बेकार ना जाए। क्या ऐसे ठेठ राजनीतिक माहौल में हैदराबाद से देश की राजनीति में मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के भीतर स्वीकार किए जाएंगे, जहां 4 मोर्चे पहले से खुले हैं? क्या वहां से जीत का कोई रास्ता निकालकर देश में मुस्लिमों के बड़े नेता ओवैसी बन पाएंगे?
1994 में पहली बार हैदराबाद में विधायक बने और 2004 में पहली बार लोकसभा के लिए सांसद। ओवैसी हैदराबाद की उस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख हैं, जिसके बारे में 7 साल पहले अगर कोई ये कह दे कि ओवैसी की पार्टी हैदराबाद के बाहर जीतेगी तो लोग मजाक समझते आए। ओवैसी की पार्टी का इतिहास ऐसा है कि 1962 में पहली बार AIMIM ने कोई विधानसभा चुनाव देश में जीता था। 64 साल से पार्टी के प्रमुख की गद्दी ओवैसी के परिवार के पास है। 2014 वो साल था जब पहली बार ओवैसी की पार्टी ने हैदराबाद के बाहर कोई विधानसभा चुनाव जीता। 8 साल से पहले तक एक शहर की पार्टी कही जाने वाली AIMIM अब देश के 4 राज्यों में अपनी राजनीतिक दस्तक रखती है। क्या उत्तर प्रदेश में भी विस्तार ओवैसी कर पाएंगे? ये समाजवादी पार्टी हो, BSP हो या फिर कांग्रेस हो या BJP हो, इनको एक ही बात की तकलीफ है कि पूरे भारत में मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप ना बने। मैं यहां पर अपनी शोहरत के लिए नहीं आया हूं, अल्लाह जानता है। मैं आपको नेता बनाने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों की वोट पर उन्हें सियासी ताकत देने की बात करने वाले ओवैसी के हैदराबाद का भी हाल आप देख लीजिए। ओवैसी हैदराबाद से 2 बार विधायक बने और 2004 से सांसद हैं। वहां 43.45% मुस्लिम आबादी है, लेकिन एक NGO के सर्वे के मुताबिक हालत यह है, हैदराबाद की ही 63% मुस्लिम आबादी गरीबी रेखा के नीचे आज भी जीवन जीती है। 63% मुस्लिम नागरिक हैदराबाद के अब भी सरकारी योजनाओं, रोज कमाओ रोज खाओ के अलावा दूसरी मदद के भरोसे रहते हैं। हैदराबाद के ही सभी मुसलमानों की स्थिति ओवैसी इतने वर्षों में नहीं बदल पाए, तो वो महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल होते हुए उत्तर प्रदेश क्यों आए हैं? लगता है कि ओवैसी के लिए किसी पार्टी की जीत से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के एक प्रमुख और प्रखर चेहरे के तौर पे उभरना ये ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि उनकी पार्टी का कोई पहचान या कोई किसी तरह का कोई प्रेजेंस आंध्र प्रदेश और हैदराबाद के बाहर तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जब वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हैं या पार्टी के बारे में बात करते हैं तो वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को ही इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं और अपने साथ जोड़ने का आह्वान करते हैं। बंगाल में चारों खाने चित हो चुके ओवैसी के अरमान उत्तर प्रदेश में कितने परवान चढ़ेंगे? इस सवाल का सटीक जवाब चुनावी नतीजे उत्तर प्रदेश के बताएंगे। लेकिन बिहार के बाद अगर यूपी में कुछ भी सीट AIMIM जीती तो मुस्लिम वोटों की राजनीति में राष्ट्रीय विस्तार नीति ओवैसी की जरूर आगे बढ़ेगी। आज तक ब्यूरो। सियासत ओवैसी वाली के इस दूसरे हिस्से में अब बात खालिस यूपी के मुस्लिम मतदाता की। 19% मुसलमान जिस प्रदेश में 100 से ज्यादा सीटों पर हार जीत का फैसला तय करने का मादा रखते हो, वहां बीजेपी बिना किसी एक मुस्लिम उम्मीदवार को उतारे 300 से ज्यादा सीट जीतती है। ऐसे राजनीति के प्रदेश में मुसलमान यूपी के क्या सियासत ओवैसी वाली को समर्थन करेंगे? जहां ओवैसी को बाहुबली अतीक भी चाहिए, माफिया मुख्तार भी चाहिए, ताकि वोट मुस्लिमों के मिल सके। इनकी क्या मजाल से मुझे कहते हैं कि मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा तो बीजेपी जीत जाएगी। क्या मुसलमान तुम्हारा कैदी है? क्या तुम उनके गुलाम हो? क्या तुम बहादुर हो? क्या तुम मर्द मुजाहिद हो? क्या तुम मोमिन हो? क्या तुम रसूल अल्लाह के गुलामों के गुलाम हो? तो फिर अब की बार इन जंजीरों को तोड़ दो मेरे भाई, तोड़ दो इन जंजीरों को। पूछिए, कभी आप खुद अपने आप से सवाल करिए कि बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, क्या इनके मन से लफ्ज मुसलमान निकलता है? कभी आपने सुना इनके मन से मुसलमान का लफ्ज सुनते हुए? क्या ओवैसी के मन की बात उत्तर प्रदेश का मुसलमान सुनेगा? क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुसलमान ओवैसी को अपना नेता मानेंगे? आखिर मुसलमान वोटों पर ओवैसी की इस दावेदारी में कितना दम है? अब इलेक्शन आ गया तो सब बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अक़लियत को मैं ये पैगाम देने आया हूं कि आप वोट डालती आए,
मगर आप नेता कब बनेंगे? क्या आप डरते हैं किसी से? तो फिर नेता बनो। कब तक ये कैदियों की जंजीरों को देखकर तुम इनको डालते रहोगे? तोड़ो इन जंजीरों को। ओवैसी की सभा कहीं भी हो, उनके निशाने पर बीजेपी से ज्यादा वो पार्टियां हैं जिनकी झोलियों को उत्तर प्रदेश का मुसलमान सालों से अपने वोटों से भरता आया है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और आरएलडी आमतौर पर उत्तर प्रदेश की इन्हीं 4 बड़ी पार्टियों को मुसलमान हालात और समय के हिसाब से वोट देते रहे हैं। मगर ओवैसी की एंट्री से मुकाबला दिलचस्प हो गया है और सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी का जादू चलेगा? इसका जवाब तो भविष्य में है, लेकिन ओवैसी उत्तर प्रदेश की सियासी रणभूमि में अपना कर्म करने में जुट गए हैं और पूरी ताकत से अखिलेश मायावती का नाम लेकर मुसलमानों से उनकी बदहाली का जवाब पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान इतना कम पढ़ा लिखा क्यों है? कौन जिम्मेदार है इसका? उत्तर प्रदेश में हमारे मुसलमान बच्चे और बच्चियां सिर्फ 3% मुसलमान हाई स्कूल मुकम्मल करते हैं। क्या तुमने सुना कभी अखिलेश की जबान से? क्या तुमने सुना कभी बीएसपी के किसी नेता की जबान से? बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों के दावेदारों की जब भी बात आती है तो समाजवादी पार्टी का नाम सबसे पहले आता है। 19% मुस्लिम और 9% यादव वोटरों के साथ समाजवादी पार्टी का MY समीकरण उसे कई बार सत्ता की कुर्सी पर बैठा चुका है। इस बार अखिलेश की कोशिश अपने इस वोट बैंक में ओबीसी की कई जातियों के हिस्सों को भी जोड़ने की है। 30 अक्टूबर 1990 का अयोध्या गोलीकांड और उसके बाद बाबरी विध्वंस से जो माहौल बदला, उसमें मुस्लिम वोटों का सबसे ज्यादा फायदा मुलायम सिंह यादव की बनाई पार्टी समाजवादी पार्टी को मिला। कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश की वजह से बीजेपी मुलायम सिंह को कई बार मुल्ला मुलायम कहकर राजनीतिक स्ट्रोक चलती रहती है। आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। हमारा आपका मुद्दों पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आप के पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। बीजेपी से समाजवादी पार्टी की यही सियासी दूरी अखिलेश की सबसे बड़ी ताकत है, जिसकी जड़ें खोदने में ओवैसी जी जान से जुड़ गए। मेरे सामने पार्लियामेंट में धर्मेंद्र यादव ने ये जो एसडीएम की मौजूदगी में बदायूं की मस्जिद को शहीद किया गया, धर्मेंद्र यादव ने उसकी शादी में शिरकत की थी। क्यों नहीं बोले सपा और बीएसपी कांग्रेस वाले कि योगी सरकार ने गैर कानूनी तरीके से बाराबंकी की मस्जिद को शहीद कर दिया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कहानियां, ये वाकयात आपको उठाने के लिए, बेदार करने के लिए काफी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की दूसरी कोशिश है। पिछले चुनाव में AIMIM ने 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 38 में से 37 सीटों पर उसके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। AIMIM को पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 लाख वोट मिले थे, जो कुल वोट का महज 0.2% थे। लेकिन इतने खराब प्रदर्शन के बावजूद ओवैसी के हौसले बुलंद हैं और वो 2022 के चुनाव में 100 मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने जेल में बंद माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनकी पत्नी को अपने साथ ले लिया। जिस किसी का नाम अतीक होगा, शहाब होगा, मुख्तार होगा, वो गैंगस्टर होगा, बाहुबली होगा। और जिसका नाम प्रज्ञा, अजय, कुलदीप, संगीत, सुरेश, कपिल होगा, वो क्या होगा? लोकप्रिय नेता होगा। मुस्लिम वोट जीतने के लिए ओवैसी की नजर हर छोटे बड़े नेता पर है, चाहे वो कितना भी दागदार हो। मुख्तार अंसारी का ही उदाहरण ले लीजिए। जब मायावती ने मुख्तार अंसारी का पत्ता साफ किया तो AIMIM ने तुरंत मुख्तार को पार्टी में आने का ऑफर थमा दिया। मायावती जी, आपने मुख्तार साहब को टिकट नहीं दिया और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। मुख्तार और अतीक जैसे बाहुबली नेताओं को पार्टी में शामिल करना ओवैसी की खास रणनीति का हिस्सा है। ओवैसी ऐसा करके मुस्लिमों से हो रहे कथित अत्याचार को भुनाना चाहते हैं, लेकिन उनका ये दांव कितना कामयाब होगा ये तो वक्त ही बताएगा।
अभी यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि उन्हें कितनी सफलता मिलेगी, लेकिन चूंकि तमाम तरह की वहां पार्टियां हैं यूपी में जो मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश करेंगे, तो बहुत बड़ी सफलता तो दिखाई नहीं पड़ती है। कुछ कंस्टिट्यूएंसी वो शायद जीत जाएं, लेकिन वो कंस्टिट्यूएंसी लोकल उम्मीदवार की वजह से जीत सकते हैं। बाकी कंस्टिट्यूएंसी में कुछ मुस्लिम वोटरों में वो सेंधमारी कर सकते हैं, जिससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। समाजवादी पार्टी का नुकसान बीजेपी का सीधा फायदा होगा, इसीलिए ओवैसी की एंट्री को उनके विरोधी बीजेपी के गेम प्लान से जोड़कर देख रहे हैं। बाराबंकी और अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। ओवैसी देश के वो मुस्लिम नेता हैं जो बीजेपी के खिलाफ होकर भी बीजेपी विरोधियों की पसंद नहीं है। ओवैसी किसी भी राज्य में जाए, आरोप एक ही लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। तो आखिर ओवैसी की सियासत क्या है, ए टीम की या बी टीम की? बड़े बड़े लोग जो वोट तो चाहते हैं मगर नाम लेना पसंद नहीं करते मुसलमानों का, और ओवैसी पर उंगलियां उठाते हैं। ये समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी सब हम पर तनकीद करते हैं। वक्त के हुक्मरानों के सामने खड़े होकर सच्चाई को बयान करना, ये मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया, जो ये नहीं बयान कर सकते सब और बीएसपी वाले। सियासी हलकों में बड़ा सवाल यही है कि क्या ओवैसी मुस्लिम वोट का बंटवारा करवाएंगे? क्या उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा? और क्या वो बीजेपी की बी टीम है? बात करेंगे। ये नाइंसाफी देखकर खून खौलता है कि जब सबके बच्चे पढ़ सकते हैं तो मेरा बेटा क्यों नहीं पढ़ सकता, मेरी बेटी क्यों नहीं पढ़ सकती। ये इसलिए नहीं करना चाहते, ये कभी आपको ताकतवर नहीं बनाना चाहेंगे। ये सिर्फ आपको डराएंगे, 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 खौफ दिलाएंगे। अगर तुम मजलिस को वोट दिए, तुम अगर ओवैसी की बातों में आ गए तो फुला जीत जाएगा। ओवैसी की वजह से बीएसपी और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर खतरा पैदा हो गया है, जो करीब 19% है। राज्य की 140 विधानसभा सीटों पर मुस्लिमों का अच्छा खासा असर है। 71 सीटों पर 20 से 30% मतदाता मुस्लिम है, तो 72 सीटों पर 30% मुस्लिम मतदाता जीत और हार तय करता है। ओवैसी इसी मुस्लिम वोट बैंक का सर्वे सर्वा बनना चाहते हैं। इसके लिए वो राज्य की उन मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं। कितनों ने सपा को वोट दिया, हाथ उठाओ। शर्माओं ने, डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह से डरो सिर्फ। अब आप ये अपने दिल से पूछो, कैसे सूर्या जीत गया? मैं तो नहीं था ना, हम थे क्या? ये दाढ़ी वाला, टोपी वाला तो नहीं था ना। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ओवैसी उसी रणनीति के तहत यूपी आए हैं, जिसके तहत वो बिहार और पश्चिम बंगाल गए थे। ओवैसी जो हैं, अपना गृह राज्य तेलंगाना में सारी सीटों पे क्यों नहीं लड़ते? वहां क्यों नहीं लड़ते? बिहार में क्यों लड़ते हैं? यूपी में क्यों लड़ेंगे? केवल भाजपा से मिली जुली कुश्ती है। मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा हूं। ओवैसी जैसे लोग उत्तर प्रदेश में समाज को धर्म के आधार पर विभक्त करना चाहते हैं। फिर से एक बार मुगलई सोच के राज की स्थापना करने का ख्वाब देखते हैं। ओवैसी पर बीजेपी से साठगांठ होने के आरोप नए नहीं है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ओवैसी को महत्व दे रही है, उनका कद राज्य की राजनीति में बढ़ा रही है, वो अपने आप में काफी कुछ कहता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कूदने के साथ ही ओवैसी ने सीधे योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि वो योगी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। योगी ने भी इसका फौरन जवाब दिया और इस चुनौती को स्वीकार किया। योगी ओवैसी के बीच हुए इस वार पलटवार ने कई राजनीतिक जानकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अखिलेश और मायावती जैसे बड़े राजनीतिक विरोधियों को तुरंत जवाब नहीं देते, लेकिन ओवैसी पर पलटवार करने में उन्होंने जरा भी देर नहीं की। तो सवाल उठा कि क्या ये सब मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारे के लिए तो नहीं हो रहा, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीटों पर अगर वोट बटा तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को ही होगा। लेकिन इस आरोप पर ओवैसी की अपनी ही दलील है। पूरे भारत में बीजेपी 2 मर्तबा उनका प्रधानमंत्री बन गया तो ओवैसी की वजह से बना मोदी या तुम्हारी नाहली की वजह से बना? मैं जिम्मेदार हूं उसका। और हर वक्त कहेंगे नहीं असदुद्दीन ओवैसी आया है तो वोट काट देगा मुसलमानों के, कहते हैं ना। यूपी में साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 9 छोटी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी थी। इसमें से सिर्फ 3 का खाता खुल पाया था।
ये भी वो पार्टियां थी जिनका किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन था। तो क्या इस बार भी यही होगा या फिर ओवैसी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ मिलकर 2022 में कोई बड़ा उलटफेर करने में कामयाब हो जाएंगे? ओवैसी के यहाँ आकर के 100 सीट पे लड़ना का पीछे एक ही उद्देश्य दिखता है, मुस्लिम वोट को डिवाइड करना, और वो काम बीजेपी ही करवा सकती है उनसे, और जो कि वो काफी कोशिश करके कर रहे हैं। वरना 38 सीट पिछली बार लड़े थे, उसमें से 29 या 30 पे जमानत जब्त हो गई थी और बाकियों पे भी कुछ हासिल नहीं कर पाए थे। तो मुझे लगता है 100 सीट, और ये वही 100 सीट हैं जहां पे कि मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, और वो उसको विभाजित अगर कर सके, जो वो बड़ा मुश्किल मुझे लगता है, क्योंकि सबको उनका गेम दिखने लगा है कि वो बीजेपी के लिए गेम खेल रहे हैं। लेकिन क्या ये बात मुस्लिम वोटर भी देख रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर क्या वो ओवैसी को खारिज कर देगा? क्या पश्चिम बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी सिर्फ चर्चा ही बटोर पाएंगे? बाराबंकी और अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। धर्म या जाति या फिर दोनों, किस करवट जाएगा उत्तर प्रदेश का 14 करोड़ मतदाता? खासकर तब जबकि ओवैसी अभी यूपी में 100 सीटों पर ही लड़ने का प्लान देकर पहुंचे हैं। 100 सीट यानी जहां खेल बनाने से ज्यादा खेल बिगाड़ने का काम हो सकता है। और तब क्या यूपी में धर्म के नाम पर नाम बदलने वाली राजनीति और तेज होगी? पश्चिम बंगाल के चुनाव में असली खेला तो ओवैसी के साथ हुआ, क्योंकि बिहार दौराने बंगाल गए ओवैसी को जनता ने चारों खाने चित कर दिया। पश्चिम बंगाल में ओवैसी ने अपने 7 उम्मीदवार उतारे और तमाम प्रचार के बावजूद सभी 7 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। ये सब तब हुआ जब बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्हें फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का साथ मिला हुआ था। बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी ओवैसी ने मुस्लिम बहुल सीटों पर फोकस किया, लेकिन बिहार की तरह वो मुस्लिमों का दिल नहीं जीत पाए। हैदराबाद के बाद AIMIM को सबसे पहले महाराष्ट्र में एंट्री मिली और उसका एक सांसद और 2 विधायक जीते, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी उसे बिहार में मिली, जहां उसने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 पर जीत दर्ज की। माना गया कि ओवैसी की वजह से RJD कांग्रेस गठबंधन को नुकसान पहुंचा। लेकिन पश्चिम बंगाल में ओवैसी उम्मीद के मुताबिक सियासी उड़ान नहीं भर पाए, इसीलिए ओवैसी की सारी उम्मीदें इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव से लगी हैं। बाराबंकी और अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। सियासत ओवैसी वाली में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।